हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। क्यों आया अमित जी और रेखा जी के रिश्ते में दरार? हम बात करने वाले हैं सेक्शन 28 के बारे में, एकदम स्टोरी फॉर्म में। सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है चार्जेबिलिटी के बारे में। कौन-कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीपीपी। काफी बार सीए स्टूडेंट को दिक्कत होता है सेक्शन को याद रखने में। तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सेक्शन 28 कभी नहीं भूलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अमित जी ने बिजनेस शुरू किया प्रॉपर्टी का। कोरोना आ गया, जिस कारण उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस डगमगा गया। उनके फ्रेंड जो अमेरिका में रहते थे, वो सोच रहे थे कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने का इंडिया में। तो अमित जी को उन्होंने कहा कि तुम मेरे कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को मैनेज कर देना। अमित जी को सुझाव जो है वो अच्छा लगा। उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी का धंधा है उसे छोड़ दिया और कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस मैनेज करने लगे। तो अपने प्रॉपर्टी को उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को दे दिया। अब कोल्ड स्टोरेज बिजनेस का इतना नॉलेज अमित जी को नहीं था, तो उन्होंने ट्रेड एसोसिएशन ज्वाइन किया। ट्रेड एसोसिएशन में उनकी मुलाकात रेखा जी से हुआ। रेखा जी को देख के वो बहुत इम्प्रेस हो गए उनकी पर्सनालिटी से, और उन्होंने झटपट उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप का रेम्यूनरेशन रेखा जी और अमित जी को मिलने लग गया। अब अमित जी को एक और परेशानी सताने लगी। उन्हें लगा अगर रेखा जी को कुछ हो गया तो क्या होगा इस बिजनेस का, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा इस बिजनेस का। तो उन्होंने जल्दी से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया दोनों के ऊपर। अब उन्होंने सोचा कि इसको विदेश में भी ले जाया जाए, इसे विदेश में भी पहुंचाया जाए इस बिजनेस को। तो उन्होंने एक्सपोर्ट करने लगे, और एक्सपोर्ट से उन्हें काफी इंसेंटिव्स मिलने लगे। अब इंडिया में भी इस बिजनेस को बढ़ाना था, तो उन्हें मिली जया जी। जया जी को उन्होंने क्या दिया, एजेंसी सौंप दिया। इसे देखकर रेखा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रेखा जी ने बोला कि आपने उन्हें क्यों एजेंसी सौंपा। तो अमित जी ने उनके एजेंसी के बिजनेस को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उन्हें थोड़ा कंपनसेशन दे दिया। अब ये बात जो है यहाँ तक नहीं रुकी। अमित जी ने जया जी को बोला कि अगर आप सेल अच्छा करते हो तो मैं आपको गोवा का ट्रिप एज अ परक्यूजिट्स दूंगा। जिस कारण जिस कारण रेखा जी बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने बोला अब मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। तो अमित जी बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन रेखा जी नहीं मानी। तो अमित जी ने बोला अगर तुम जा ही रही हो तो मेरी बात सुन के जाओ। तुम ये बिजनेस इंडिया में कहीं नहीं कर सकती। तो रेखा जी ने बोला अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगी तो मेरा कैसे भरपाई होगा, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने उन्हें नॉन compete फीस दिया। अब रेखा जी चल पड़ी, जिस कारण बिजनेस डगमगा रहा था। तभी अमित जी को शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला कि तुम्हारा बिजनेस तो ऐसे ही डगमगा रहा है, तुम अपने कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को मेरे तरफ ट्रांसफर कर दो। तो अमित जी ने बोला मुझे सोचने दो। तभी एक ऑफर गवर्नमेंट से आया कि मुझे विस्ट कर दो अपना बिजनेस। तो अमित जी ने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट को विस्ट कर देता हूँ बिजनेस मैनेज जो मैं कर रहा था, और गवर्नमेंट से कंपनसेशन ले लेता हूँ। तो ये थी कहानी कि रेखा और अमित जी में दरार क्यों हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या हुआ है। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और अब मुझे ऐसा लगता है ये कहानी आप भूलने वाले नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेज अफेयर्स ऑफ इंडियन और अदर कंपनी। अमित जी के दोस्त ने बोला था कि मेरा बिजनेस तुम मैनेज कर लो इंडिया में, ठीक है, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का चेंजेस आएगा तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। तो सेक्शन 28 बोलता है कंपनसेशन और एनी और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड by any person by whatever name called managing the whole or substantially the whole of the affair of an Indian company or affair in India of any other company। या तो इंडियन कंपनी का आप अफेयर मैनेज कर रहे हो, या कोई और कंपनी का इंडिया में अफेयर मैनेज कर रहे हो, तो उस केस में
अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ भी चेंजेस आता है कि आपका एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया या कुछ भी चेंजेस आपके आ रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, जिस कारण आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो कंपनसेशन सेक्शन 28 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात कंपनसेशन की, जो आपको मैनेज करने के लिए मिल रहा है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो रहा है जिस कारण आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं ट्रेड एसोसिएशन के बारे में। अमित जी ने ट्रेड एसोसिएशन ज्वाइन किया था जहां उनकी मुलाकात रेखा से हुई थी, राइट? तो इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेस एसोसिएशन। तो ट्रेड एसोसिएशन जो भी सर्विस अपने मेंबर को दे रहा है जिस कारण उसे इनकम हो रहा है, वो टैक्सेबल सेक्शन 28 में होगा। Income derived by any trade professional or similar association from specific services rendered by them to their members। ठीक है, तो ये जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। सो अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सर्विस फॉर इट्स मेंबर इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दो सर्विस, एंड ऑन दैट assumption द इनकम अराइजिंग इज सब्जेक्ट टू टैक्स। तो वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल रहेगा, जो भी ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप के बारे में। तो any interest, salary, bonus, commission, remuneration by whatever name called due to any received by a partner of a firm from such firm shall be deemed to be the income of the business। तो पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस, आपको तो याद होगा कि अमित जी ने कीमैन इंश्योरेंस लिया था रेखा और उनके ऊपर। तो कीमैन इंश्योरेंस जो होता है, उसका कोई भी सम अगर रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय जो उसके मेन एम्प्लॉयज है या जो मेन है बंदे, की पर्सन है बिजनेस के, उनके ऊपर क्या लेता है, इंश्योरेंस लेता है। तो उसका जो भी सम मिल रहा है वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। Any sum received by an assessee as an employer under a keyman insurance, including the sum allocated by way of bonus on such policy, will be taxable income from the business। कोई भी बोनस के वे में भी मिले या कोई मेच्योरिटी के वे में भी मिले तो वो बिजनेस का इनकम माना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम एजेंसी के बारे में। एजेंसी दिया गया था जया जी को। Compensation or any payment due to or received by any person by whatever name called holding an agency in India for any part of the activity related to the business or in connection with the termination of the agency or modification। आपको तो पता ही था, रेखा जी बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि जया जी को एजेंसी मिला था। अमित जी ने थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन कर दिया था, उनका एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, किनका, जया जी का। तो जिस कारण उनको क्या मिला था, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट्स, गोवा का ट्रिप भी टैक्सेबल है। The value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of any profession, चाहे वो कन्वर्ट हो या ना हो मनी में, अगर आपको मिल रहा है इन कोर्स ऑफ योर बिजनेस या प्रोफेशन, तो वो टैक्सेबल होगा। जैसे गोवा का ट्रिप किनको मिला, जया जी को मिला, तो वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि जैसे ही जया जी को परक्यूजिट्स मिलता है, रेखा जी निकल पड़ती हैं, तो रेखा जी को नॉन कम्पीट फीस देना पड़ता है। तो नॉन कम्पीट फीस का मतलब क्या है, जरा देख लेते हैं। फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बोलते हो कि आपका कोई पार्टनर है, वो छोड़ के जा रहा है, वो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कुछ साल के लिए नहीं कर सकता, जिस कारण आप उसको क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो वो जो फीस उसको मिल रहा है वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो कोर्स ऑफ बिजनेस के कारण उसे मिला है। और एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड under an agreement for not sharing know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial right
अगर आप नो हाउ पेटेंट कोई शेयर ना करे आपका, जिस कारण आप कुछ दे रहे हो सम, तो वो भी टैक्सेबल होगा उसके सेक्शन 28 में। अब बात करते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड को उन्होंने कैपिटल एसेट में क्या किया था, ट्रांसफर किया था। तो स्टॉक इन ट्रेड जब कैपिटल एसेट में ट्रांसफर होता है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा, fair market value of inventory on the date of its conversion or treatment as capital asset determined in prescribed manner would be chargeable to tax as business income। मतलब जब भी आप स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर करते हो तो वो पीजीपीपी इनकम माना जाता है सेक्शन 28 के अंतर्गत। अब ये जो कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है वो सेक्शन 35 एडी का बिजनेस है। आगे चल के आपको समझ में आएगा सेक्शन 35 एडी में काफी डिडक्शंस मिलता है हमें। तो सेक्शन 35 एडी में जब भी हम कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हैं, तो हमें वो हमारा बिजनेस इनकम माना जाता है। Any sum received or receivable in cash or coin on account of a capital asset in respect of which whole of the expenditure is allowed as deduction। जब आपको पूरा एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल गया है, कोई कैपिटल एसेट ऐसा होता है जिसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, तो जो भी कैपिटल एसेट का अगर आपको 100% डिडक्शन मिल गया है, अगर आप उसको बेचते हो, उसको डिस्ट्रॉय या डिस्कार्ड करते हो या डिमोलिश करते हो, तो वो आपके पीजीपीपी का इनकम माना जाता है, जो भी सम आपको मिल रहा है अंडर सेक्शन 28। अब गवर्नमेंट को विस्ट कर दिया था जिस कारण कंपनसेशन मिला था, तो कंपनसेशन जो भी मिल रहा है, एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ये जो कंपनसेशन उसको मिल रहा है क्योंकि उसने क्या कर दिया, इस केस में गवर्नमेंट को विस्ट कर दिया है। तो गवर्नमेंट को विस्ट करने से जो भी उसे कंपनसेशन मिल रहा है, विस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड और ओन बाय गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, अगर आप बिजनेस या प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट को गवर्नमेंट को दे देते हो और गवर्नमेंट से आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है, तो वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होता है। तो ये बातें हमें याद रहेंगी। कैसे याद रहेगी, इन फॉर्म ऑफ द स्टोरी। तो ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे, अमित जी ने क्या किया था, बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस किस चीज का था, प्रॉपर्टी का था। कोरोना का कारण उन्हें बंद करना पड़ा और उन्होंने अपने फ्रेंड का बिजनेस मैनेज करने लगा। तो मैनेज कर रहे थे वो, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव होगा और उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा तो वो सेक्शन 28 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब उन्होंने क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड को अपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन टू कैपिटल एसेट, जो वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो टैक्सेबल किस में होगा, सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। अब अमित जी ने ट्रेड एसोसिएशन ज्वाइन किया था, और ट्रेड एसोसिएशन जब अपने मेंबर को कोई भी सर्विसेज देता है तो वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होता है। और फिर उन्होंने रेखा जी को देखा, रेखा जी को देखते ही उन्होंने क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया। और पार्टनरशिप में जो भी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन मिल रहा है पार्टनर्स को, वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होता है। और उन्होंने की मैन इंश्योरेंस करवाया क्योंकि वो डर गए थे कहीं रेखा को कुछ हो ना जाए। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लेते हैं उसके मेच्योरिटी पे या कुछ अमाउंट अगर मिल रहा है एज अ बोनस, तो वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 28 के अंतर्गत। अब वो एक्सपोर्ट करने लगे, हमने एक्सपोर्ट नहीं पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट का जो भी इंसेंटिव आपको मिल रहा है एक्सपोर्ट करने से, तो क्या क्या इंसेंटिव हमें मिल सकता है एक्सपोर्ट करने से, जरा देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट को फायदा होता है क्योंकि फॉरेन करेंसी की कमाई होती है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, आप इंपोर्ट का लाइसेंस आपको मिलता है जिसे आप खुद भी इंपोर्ट कर सकते हो, जो आप गुड्स बना रहे हो उसके रॉ मटेरियल को, प्लस दूसरे को भी बेच सकते हो। तो बेचने के कारण जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका पीजीपीपी इनकम कहलाता है। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर स्कीम ऑफ जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के अनुसार आपको कैश असिस्टेंस भी मिलता है, जिस कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होता है मार्केट में। जो भी आपका ओवर द वर्ल्ड मार्केट है उसमें आपको प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपको कैश असिस्टेंस मिलता है आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज अ ड्रॉबैक,
जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप उस टाइम ड्यूटी पे कर रहे हो, वो ड्यूटी आपको वापस से ड्रॉबैक उसका जो मिल जाता है, वापस से आपको रिफंड जो मिल जाता है, वो बेनिफिट जो है वो भी टैक्सेबल होगा सेक्शन 28 में। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। जरूरी नहीं है कि आपका ड्यूटी का ड्रॉबैक हो सकता है आपको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने मिले। तो ड्यूटी फ्री जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो जो आपके पास स्कीम है या जो भी सर्टिफिकेट है, उसको आप जब ट्रांसफर करते हो और आपको प्रॉफिट होता है, तो वो भी टैक्सेबल होता है सेक्शन 28 में। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीजें होती है। तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया, फिर एजेंसी बिजनेस किया, एजेंसी को रिस्ट्रिक्ट किया, जिस कारण उनको जया को कंपनसेशन देना पड़ा। जया को गोवा का ट्रिप मतलब परक्यूजिट दिया गया। परक्यूजिट सेक्शन 28 में टैक्सेबल है। और नॉन कम्पीट फीस रेखा को इसलिए मिला क्योंकि रेखा जल गई थी और जाना चाह रही थी कि इसने जया को इतना बेनिफिट क्यों दे दिया। तो जाना चाह रही थी, तो उसे बोला गया 1 साल तक आप कहीं काम नहीं कर सकते, ये सेम काम आप नहीं कर सकते। तो उन्हें नॉन कम्पीट फीस मिला। अब शत्रुघ्न जी को वो 35 AD का ट्रांसफर हो रहा है, तो 35 AD जो है उसका डिडक्शन आपको मिलता है। 35 AD ऐसा सेक्शन है जो कैपिटल एसेट का क्या है, आपको 100% डिडक्शन मिलता है कहीं कहीं चीजों का। तो वो अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो आपका इनकम माना जाता है। और वैसे ही आप गवर्नमेंट को अगर विजिट करोगे और गवर्नमेंट कंपनसेशन देगा, गवर्नमेंट को अगर सौंपोगे अपना प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस, तो उस केस में कंपनसेशन जो मिलेगा वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा। सो गाइज, होप सो ये सेक्शन आपको हमेशा याद रहेगा। आपको कैसा हमारा वीडियो लग रहा है, हमारा टेक्निक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर बताएं, हमारा प्रोत्साहन और बढ़ाएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।